बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फवाद सिद्दीक साहब के साथ हैं। लाइब्रेरी साइंस के लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो लेक्चरर के इंटरव्यू हुए थे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं नए लोगों के लिए कि आप टेस्ट की तैयारी किस तरह करते रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करते रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एमए हो और अभी एमफिल कर रहे हो। जी, लेकिन आपके टेस्ट के अंदर एमफिल भी थे और पीएचडी स्कॉलर्स भी थे। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने एक हेल्दी कंपटीशन किया उन तमाम के साथ। जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप टेस्ट की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की थी आपने? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये था कि मैंने टाइम टेबल शेड्यूल किया था। ठीक है। अच्छा, बाकायदा डेली का वो हर रोज़ मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने इतने एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं या इतने पेजेस पढ़ने हैं, तो वो मैं डेली बेस पे अपना टारगेट पूरा कर रहा होता था। और बाज़ दफ़ा किसी दिन मिस भी हो जाना तो उसको डबल टाइम के साथ करके तो उसको कवर करना है। तो इस तरह जो डेली बेस पे है ना टाइम टेबल यानी खुद को आपने पाबंद किया हुआ था, मैंने इतना पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे मैंने लगाने और इस टाइम बैठना ही बैठना है। जी, सारे मजमून को इक्वली टाइम देना पड़ता है। क्योंकि जब आप कह लें कि पेपर आता है तो वो कहीं से भी पेपर उठा के दे सकता है। ठीक है, पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए आपका पूरा एमए का सिलेबस होता है? एमए का सिलेबस होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें सारी रीडिंग्स गो थ्रू करनी पड़ती हैं टेस्ट से पहले भी। और उसके अलावा जितनी एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं डिफरेंट बुक्स होती हैं, डिफरेंट ऑथर्स की हैं। तो ये नहीं है कि आप एक ही पे डिपेंड करके तो कहें कि ये एक ही के साथ हम जो है ना वो तैयारी कर लेंगे, हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे बहुत मुश्किल है। अच्छा फवाद, वही मैं लोगों के लिए आपसे पूछना यही चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि कोई एक किताब ऐसी बता दें जहाँ से ये एमसीक्यूज़ की तैयारी होती है, तो आप क्या कहोगे? उसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि डिफरेंट बुक्स से तैयारी करनी चाहिए, एक ही बुक से तैयारी नहीं होती। तो आप मल्टीपल बुक्स, मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया में आज तक कभी कोई वो किताब इजाद नहीं हुई, बिल्कुल ऐसी नहीं लिखी गई कि जिससे सारे एमसीक्यूज़ हो सके। बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट जो किताबें हैं जितनी भी है ना, तो आपको चाहिए कि सारों के साथ गो थ्रू हों, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। और उसके अलावा जो आपने रीडिंग्स पढ़ी होती हैं, बुक्स पढ़ी होती हैं कोर्स में, तो उनको भी रीड करें। तो उसके अलावा क्योंकि ये 80% होता है सब्जेक्ट का और उसके अलावा 20% होता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहें और साथ फेसबुक सभी लोग आजकल तो यूज़ कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि ग्रुप्स बने हुए हैं जनरल नॉलेज के लिए सोशल मीडिया पे, तो करंट अफेयर के उनको ज्वाइन करना चाहिए। और जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज उधर लोग शेयर करते रहते हैं, नॉलेज शेयर हो रहा होता है। तो जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आप चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से ना नोट डाउन करते हैं। हमारे साथ फैज़ान इरफान मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि उनका टेसिट नॉलेज क्या है इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, रिटर्न की तैयारी के हवाले से। फैज़ान, कैसे हैं आप? करम अल्लाह के खैर में। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ा मार्का है। खैर मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। आप अपने ना ज़ाती एक्सपीरियंसेस बताएं कि आपने कैसे तैयारी शुरू की थी, कैसे जो है ना इंटरव्यू तक पहुँचे, और क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स और क्या चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली होती हैं? सर, जहाँ तक तैयारी की बात है, मुझसे अभी पहले फवाद भाई ने बड़ी डिटेल में उसमें बात की कि तैयारी कैसे की। उन्हीं चीज़ों में मैं कुछ एडिशन करूँगा कि जब पीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, उसकी तैयारी के हवाले से हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से तैयारी करनी पड़ती है। जिसमें हमारी कोर्स रीडिंग है, जिसमें हमारे अपने नोट्स हैं जो हमने अपनी कोर्स रीडिंग में बनाए होते हैं या कहीं और से बनाए होते हैं, खुद अपने हैंड रिटन। बिल्कुल जी, हाँ, वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि ना वो पूरी किताब का आपके पास खुलासा होता है, 1 पेज पे 2 पेज के जी, बिल्कुल। पूरे सवाल का खुलासा होता है। ऐसे ही है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं कि जो हम कहीं अवेलेबल भी नहीं होते, हम उस टाइम नोट कर लेते हैं, जो बाद में हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा और एक नज़र देखें तो सारा रिकॉल हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात, इसके बाद जो कोर्स रीडिंग के बाद इंटरनेट रिसोर्सेज है, वहाँ से डेटा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है।
अब जो किताबें हैं वो ना मोस्टली पुरानी किताबें हैं, अपडेट नहीं है। कोई 5 साल पहले छपी है, ऐसे कोई ही है। 10 साल पहले, लेकिन जो डेटा है वो चेंज हो गया चेंज होता है, स्टैट्स चेंज होते Statistics हैं, change हो बाकी गए। चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो किताबें जो 2015 की है, 2012 की है, 10 की है, लेकिन इंटरनेट रिसोर्सेज भी उनको क्रॉस चेक इंटरनेट से करना जी बिल्कुल ऐसी ही है। वहाँ पे ढेरों इन्फॉर्मेशन अथेंटिक वहाँ पड़ी हुई है डिफरेंट फेमस वेबसाइट्स पे, कि वहाँ पे हम वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा एडिशनल रिसोर्सेज जो हमें, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं वहाँ से कुछ मिलता है, और हमारे उस्ताद इकराम जो उनके पास जो अच्छा, इन्फॉर्मेशन। मुझे ये बताइए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इससे कैसे बचना है? इसके लिए क्या टिप है आपके पास? ये बड़ा अच्छा सवाल है, नेगेटिव मार्किंग। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जिन्होंने टेस्ट दिए 2-3, मैंने भी 2-3 दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना उनकी कोशिश होती है कि वो ना सारे ही जो फिल कर लेते हैं फिल क्वेश्चन, करते हैं, कि चले 5 ठीक हो जाएंगे, एक ही गो में करते हैं। एक ही रो में कर लेते हैं, लेकिन उससे इम्पैक्ट पड़ता है। टाइम कितना होता है? टाइम 90 मिनट्स होते हैं आपके 90 पास, मिनट। सवाल और 100 सवाल होते 100 हैं, होते हैं, यानी 1 मिनट भी पूरा एक नहीं मिनट है भी पूरा आपके नहीं पास। होता अब है। इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसमें स्ट्रैटेजी तो ये है कि ना, पहले आप वो क्वेश्चन कर लें जो आपको सही आते हों, जबरदस्त। वो क्वेश्चन कर लें, उनको पहले कर लें। यानी इजी तरीन पहले कर Easy लें, तरीन पहली पहले गो कर में। लें। अब मिसाल के तौर पे आपको 50 बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, आप वो Accurate कर लें। उसके बाद फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, ठीक है, तो 50-50। 50% की 1-2 ऑप्शन ऐसी होती हैं वहाँ पे डाउट होता है। ठीक है, आप 2 ऑप्शन में से आप कोशिश कर लें कि एक जो आपको मोस्ट प्रॉपर लग रही हो Proper लग रही वो है। कर लो। हाँ, हाँ। वो तकरीबन आगे 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी होनी चाहिए, कम से कम आपको 60 to 70 जो क्वेश्चन है हाँ, हाँ। वो आपको ऐसे आने, आपको मुकम्मल लेने के आने चाहिए। वो तभी होगा जब कंप्रिहेंसिव तैयारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो कम्प्रिहेंसिव तैयारी से होगी। और 5-10 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे डाउट्स आपको, और आपको एक उसको हल करने के लिए क्या तरीका है? उसको सर ये है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हाँ, ऑप्शन हाँ। जरूरी है, हाँ, हाँ। तो जो आपको प्रॉपरली लग रहे हो आप थोड़ी सी थिंकिंग करके ना उस पर एक लगा दें। और अगर आपको या फिर ये भी किया जा सकता है कि जो हम ये सोचें ये 4 ऑप्शंस हैं, जी, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब ये जो 2 रह गए हैं उसके अंदर हमने जो है ना अपना कैलकुलेटेड अंदाजा लगाना है। जी बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे और ये होता है। वही कर सकता है जिसने कुछ पढ़ा हो। अगर खाली तुक्का लगाना है तो वो गलत हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तुक्के में तो हम ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कि हाँ, हाँ, तुक्के में नहीं हो सकता। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इसके मोस्ट रेलिवेंट है, वो से ये ऑप्शन हो सकती है। और आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, जो समझ नहीं आ रही, तो मेरी तो ये छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देना अब जो मैंने ये पेपर दिया ना लेक्चर का, इसमें में से 10 से 12 क्वेश्चन छोड़े। अच्छा। हालांकि मेरी बड़ी अच्छा, छोड़ के भी आप पास कर गए और जी अच्छे नंबर आ 10 गए। से 12 क्वेश्चन छोड़े, हालांकि मेरी अच्छी लेकिन खासी वो तैयारी जो थी। सारे के सारे हल करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे आज करके ही जाने हैं, वो फिर उनका ये होता है कि उनके अगर ज्यादा नेगेटिव आ जाए तो वो जो पॉजिटिव होते हैं वो भी वो उनके एक्सक्लूड हो नेगेटिव जाते हैं। नुकसान हो जाता है। सारे सवालों के जवाब दिए थे या कोई रह भी गया था? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ये इंटरव्यू हुआ था इसमें एक आध क्वेश्चन था जहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। वो क्वेश्चन था, एक मैनेजमेंट की टर्म थी पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो वो उसको स्टैंड मैंने करना था, स्टैंड फॉर वो तकरीबन आधी जो मैंने सर को बता दी थी। लेकिन अगले को अंदाजा हो जाता है, इसको 4 तो आ गई हैं, बाकी 3 भी आती होंगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्वेश्चन किए गए मैंने उनका सही असल में तो उन्होंने सही इमेज जवाब लेना होता है ना कि ये बंदा जो है ना हमें चीट तो नहीं कर रहा, सीधा ही बता रहा है। अगर ये नजदीक तर है तब भी ठीक है, इट्स ओके। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये है कि इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना है, जो हमें दोस्त बताते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, कि उनकी ये भी कोशिश होती है कि वो जो क्वेश्चन नहीं भी आता हो उसका भी आंसर कर देते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया था? सर इसके लिए इस इंटरव्यू में तो मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हुआ कि जो मुझे ना आता हो, लेकिन मैं माइंड से बना के गया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं जस्ट सिंपली सॉरी कहना है, बजाय इसके आगे मुस्कुरा के सॉरी कह दें कि सर मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत आता हो तो हम ये कह सकते हैं सर इतना आता है मुझे, ये कुछ पता है, इससे आगे नहीं पता। बिल्कुल अगर आप तो इससे ना वो पता चलता है कि ये बंदा ऑनेस्ट भी है। जी सर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वो सवाल अगर आपको नहीं भी आता, अगर उसका जवाब देते हैं तो उससे कोई और सवाल निकल आते हैं। हाँ, तो फिर वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है कि फिर जहाँ वो पहले ही फंस जाता है, फंस जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। बताएं, आपने अभी जो है ना एमए का इम्तिहान भी दिया, तो उस इम्तिहान में और इस इम्तिहान में कितना फ़र्क है? क्या वो वहाँ जो आप पास होके आते हो काफ़ी नहीं है इसके लिए?
नहीं सर, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एमसीक्यूज के लिए मतलब टेस्ट के लिए हमें अलहदा से तैयारी करनी पड़ती है। वो जो कोर्स में हमने तो पढ़ा है वो हमने डिटेल चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन एमसीक्यूज उससे डिफरेंट है। उसके लिए अलहदा से तैयारी करनी पड़ती है, अलहदा से जो है ना वो टाइम जो है ना वो आपको देना पड़ता है। और ये बहुत जल्दी मतलब आप अगर तैयारी करते हैं शेड्यूल के साथ तो आप बहुत जल्दी कवर कर देते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तब भी होता है। कितने दिन पहले तैयारी शुरू करनी होती है? आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे? तैयारी के लिए सर दिन डिसाइड नहीं है। ठीक है, आप ये कह लें कि आप जिस दिन भी आपने डिसाइड कर लिया है ना कि मैंने पढ़ना है, तो आपने उस दिन से ही तैयारी शुरू कर ली है। मेरा ख्याल है कि जिस दिन आप अप्लाई करते हो उस दिन से नहीं कर देना चाहिए, या जिस दिन रिजल्ट निकलता है आपने प्रोफेशन में कदम तो रखना है। अब एक नए सिरे से जंग है जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मार्केट है। जी यहाँ जो है ना वो डिग्री काम नहीं आएगी, यहाँ आपकी सलाहियतें काम आएंगी। तो मेरा ख्याल है उस दिन से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जैसे ही मैं तो यही मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है तो उसके बाद मैंने फौरन जो है ना वो जॉब भी स्टार्ट कर दी और उसके साथ तैयारी भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपने पास किए हैं पीपीएससी की और कितनी रह गई, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं। सर ओवरऑल मैंने 3 अटेम्प्ट किए हैं। ये फाइनल जो तीसरी अटेम्प्ट थी इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है। इसके पहले मैंने दो बार मैंने टेस्ट दिए हैं, दोनों बार मेरा रिटर्न पास हुआ है, मैंने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए। और अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्शन नहीं हुई। पहले 2 इंटरव्यू दिए थे और मैं सिलेक्शन नहीं हुई, मतलब क्वालिफाई नहीं किया। तो अच्छा एक्सपीरियंस आया तीनों में। और वो जो पहले 2 दिए थे उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया तीसरे के लिए। वहाँ से काफ़ी जो वीकनेस थी, जो मेरी कमजोरियाँ थी, यानी वो जो आपकी जो अटेम्प्ट वो ज़ाया नहीं गई? नहीं, ज़ाया नहीं गई, वो कहीं इकट्ठी हो रही है। वो आपको कॉन्फिडेंस भी दे रही है, आपकी तैयारी हो गई, और क्या चाहिए। और मतलब कि वो ज़ाया इसलिए नहीं गई, तो रिटर्न तो हम कर लेते हैं। जो उनके थे इंटरव्यू, वो जो उनको मैंने सही गेस किया, जो इंटरव्यू जो उन्होंने लिए, तो मैंने उनसे बात हुई थी कि मेरी क्या वीकनेस थी, मैंने उनको रिकवर किया और पूरा डिटेल में मैंने क्या क्या पता चली आपको कि ये मेरे अंदर पिछले इंटरव्यू में ये मैं गलत करके आया था? सर सब्जेक्टिव जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं काफ़ी हद तक ठीक था। ठीक है। जो मेरी बड़ी मिस्टेक थी वो कम्युनिकेशन स्किल की थी। अच्छा। वो मैं सही डिलीवर नहीं कर पा रहा था, या मैं जो बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम था, समझाने का प्रॉब्लम था, समझाने का, सुनने का भी, कि मैं सवाल सही सुनना नहीं, उसका ऐसे जवाब दिया। तो ये समझना भी जरूरी है एक जी बिल्कुल। और हम मोस्टली गलती कहाँ पे करते हैं कि हम वो सवाल प्रॉपर्ली सुनते ही नहीं है, तो कुछ समझते नहीं है, समझे बगैर जवाब देते हैं। ये मेरी भी मिस्टेक थी। अच्छा। जो मैंने बाद में रिकवर की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ आते हैं। जी सर। एमसीक्यूज की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी एक ही चीज़ है या अलग-अलग? इसमें सर ये है कि जो हम टेस्ट में तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो जो इंटरव्यू में तैयारी कर रहे होते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इनका आपस में कम्बिनेशन भी है। क्योंकि सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि एमसीक्यूज में हम जितना भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे होते हैं तो उसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं, हिस्ट्रीज होती है, तो एडवांस चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि जो हमने एमसीक्यूज में पढ़े होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें रीडिंग से या कहीं और से नहीं वो मिले, लेकिन हमें एमसीक्यूज से मिले। दौरान स्टडी हम उसको ना इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। जी जी। अब चूंकि बोल के बयान करना, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो जो बोल के इम्तिहान देना उसकी तैयारी भी बोल के होनी चाहिए। कोई मॉक इंटरव्यू का कितना जो है ना आप समझते हो? बिल्कुल सर, मॉक इंटरव्यू होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू से ये है कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप जब किसी के आगे भी आप कोई भी बात करें तो आप नॉर्मली जो है ना वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं, यानी वो हेजिटेशन दूर हो जाती है, चीजें फिल्टर हो जाती हैं, गो थ्रू हो जाता है और बंदा टू द पॉइंट बात करता है। बिल्कुल ये राइट बात है। ठीक है, आपने किए थे मॉक इंटरव्यू? जी सर, मॉक इंटरव्यू किए हैं, दोस्तों से किए हैं, कोलीग्स के साथ गया हूँ, उनके पास गया हूँ, उनसे मैंने गाइडलाइंस ली है। फिर उनसे काफ़ी चीज़ें जो उनसे पूछी हैं कि हमें कुछ मतलब गाइड करो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो नोट करके उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें तैयार की हैं। अच्छा, वो जो आप अपना एक्सपीरियंस अभी मुझे इंटरव्यू से पहले शेयर कर रहे थे कि बाज़ औक़ात
हम किसी सीनियर के पास जाके, किसी टीचर के साथ जाके सिर्फ गुफ्तगू जो करते हैं, जी जी, वो उनसे भी बहुत से टिप्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, क्योंकि जो कि किताबों में बातें नहीं होती वो ऐसे ही जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, तो आपको बहुत सारी गुफ्तगू करने से ही यानी घर बैठ के तैयारी नहीं, थोड़ा सा उनके पास जाना पड़ेगा। ये बताएंगे ये ओवरऑल मेरिट कैसे बनता है इसका, क्या क्या चीज़ें इनके नंबर काउंट होते हैं और कैसे होते हैं? सर पीपीएससी का जो ओवरऑल मेरिट है वो आपके हमारे टेस्ट के, हमारे इंटरव्यू, हमारे एकेडमिक्स नंबर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। टेस्ट जो होता है वो 100 नंबर का होता है और इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता है और एकेडमिक नंबर 40% के होते हैं, 40 नंबर के। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनता है उसमें जो टेस्ट के नंबर होते हैं वो 50% हो जाते हैं। अगर 100 का टेस्ट है वो 50 का आएगा, और अगर किसी का 60 है तो उसके 30% या 30% नंबर आएंगे, ठीक है जी जी। और मेन चीज़ इंटरव्यू होती है वो आपका होता है 100%। वहाँ पे आपको यानी कि 100% भी डिलीवर करना पड़ता है। और बल्कि ये ऐसा भी देखा है कि अगर आपको एकेडमिक्स में नंबर कम है, आपके जो है रिटर्न में कम है, लेकिन इंटरव्यू में छक्का लग गया, जी बिल्कुल बहुत आगे ले जाता है। ठीक, अब देखिए टेस्ट और एकेडमिक 40-50% है। हाँ। अब इंटरव्यू 100%। हाँ। एक कैंडिडेट के 70% आते हैं, एक के 40 आते हैं, तो 30% का मार्जिन आ गया। सिमिलरली किसी का 90% इंटरव्यू हुआ है, किसी का 50 या 60% इंटरव्यू हुआ है, तो उसका लेके 40% का मार्जिन आ गया, तो वो एकदम से टॉप डाउन मूव कर सकता है। और दूसरी बात जो आपने बात की मेरिट्स की, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर लेने पड़ते हैं, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स, और इंटरव्यू पास करने के लिए आपको 50% इंटरव्यू लेना पड़ता है, 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं, तभी आप जाके क्वालिफाई करते हैं और आपका चांस बच जाता है। चांस ज़ाया कैसे होता है? चांस मतलब 3 अटेम्प्ट होती हैं पीपीएससी में एक पोस्ट के लिए। जैसे हमारी जो फील्ड है लाइब्रेरी साइंस की, हम 3 बार मतलब कर सकते हैं, और अगर तीनों बार हम अभी मुझे बात की कि अगर 40% नंबर नहीं लिए है, मेरा टेस्ट चांस आया हो गया, 2 चांस आ जाएंगे, तो पोस्टें जब आएंगी नेक्स्ट तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर उसमें फेल हो गए फिर चांस आया हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह चांस आपके अप डाउन होते हैं, अब मैं कोई चांस का भी आप अवेल करते हैं, कहीं पे आप उसको लूज़ कर देते हैं। सर मैं दोबारा आता हूँ तैयारी पे, कि जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के बारे में। मैंने देखा है और अपने फैलोज़ को भी ऑब्जर्व किया है कि वो तैयारी मतलब जो जब पोस्ट आती है एंड टाइम पे वो 11th तैयारी करते हैं। ये तो पूरी कौम का मिजाज है कि आखिरी दिन बिल जमा कराना है, आखिरी दिन तैयारी शुरू करनी है, आखिरी दिन टेस्ट कराने हैं, पेपर बैंक में आखिरी दिन जाना है। ये किसी भी लिहाज से, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये कामयाब लोगों का नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी चीज़ हो उसको अचीव करने के लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ती है, एक टाइम के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, तभी मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ अपनी, अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अप्लाई करूँगा, यानी कि आपने कितने अरसे से शुरू की थी तैयारी? था मैं अपने मास्टर जब मैं 4th सेमेस्टर में था। अच्छा, ये बात है मई 2019 की। अच्छा। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया वो फेब 2020 में दिया, एक साल बाद, यानी कि तकरीबन 8 ये बहुत बेहतर है कि बाज़ औक़ात इंसान जब पढ़ लेता है ना, उसके बाद किताबों को छोड़ देता है, नोट्स रख देता है कहीं और इन टच नहीं रहता, तो आधी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन वो बंदा जो मुसलसल तैयारी कर रहा है, उससे पता है मैंने प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाना है, वहाँ इंटरव्यू भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ टेस्ट भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, अच्छी तरह हमें छान फटक के रखा जाएगा जहाँ भी। अव्वल तो जॉब बहुत कम आ रही हैं जी बिल्कुल, और आए और आप जो है ना 17 लेवल की जॉब है और उसको ऐसे ही कैजुअल ले लो जी, तो किसी ने आपको 17 देना नहीं है। यही मेरी तैयारी की वजह से मैंने 3 बार जो रिटन टेस्ट पास किया है और क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए, कि मैं एक टाइम के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, और दूसरी बड़ी बात साथ साथ रिवीजन करता रहा हूँ। पढ़ना या अकेले में अज्यूम कर लेना मुझे सब आ गया, तो ये तकरीबन अच्छा भी नहीं है, और मतलब आप इसकी लर्निंग नहीं। मुझे ये बताएं कि आप हर दफ़ा पास तो नहीं हुए होंगे, बिल्कुल रिटन में भी नहीं पास हुए होंगे, इंटरव्यू में भी नहीं, उस वक्त क्या फीलिंग होती है, उससे क्या नतीजा अखज़ किया, जब फेल हुए तो क्या सोचा, और अब जब पास हुए हैं तो क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? इसमें सर ये है कि जब आपका नाम नहीं आता, आप रह जाते हैं, तो ये नेचुरल चीज़ है कि हर बंदे को जो है ना मायूसी होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन बिल्कुल होता है, हर एक को होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं होता, हर एक को होता है।
तो लेकिन ये एक थोड़ी देर के लिए बंदे को होना चाहिए, क्योंकि बंदे ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है आपने, ठीक है, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, अगर वो 1-2 पॉइंट से रह गया तो और सीट भी बात को तो 1-2 है बिल्कुल ऐसे ही है। और अप्लाई करने वाले 50 हैं, 100 हैं, तो वो तो 1-2 की किस्मत में आएगी ना। बिल्कुल तो आपका, लेकिन आपकी तैयारी हो गई, आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी होगी कि आप जब आप दूसरी दफा जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। मुझे ये बताएं कि अब आप मौल्लिम बनने जा रहे हैं, ये कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है, मामूली जिम्मेदारी नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया है कि मुझे तो मौल्लिम बना के भेजा गया था, यानी कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी डिग्री है। तो क्या महसूस करते हैं, इसके लिए भी कोई तैयारी कर रहे हो कि अब मैं क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे पढ़ाऊँगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो उनसे भी रब्ता हुआ है, कॉल्स पे बात हुई है, मुलाकात भी हुई है, तो उनसे एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी शेयर की हैं कि आपने अब मतलब ईमानदारी के साथ जो है ना आपने डिलीवर करना है। तो मैक्सिमम जो है ना वो आपने इनपुट जो है ना वो देना है। और एक अच्छा टीचर, एक अच्छा रोल मॉडल भी होता है। बिल्कुल ऐसे हमें पता भी नहीं होता कि कौन कौन स्टूडेंट आपको जो है ना एक रोल मॉडल भी समझता है, अपना हीरो समझता है, आप जैसा बनना चाहता है। बिल्कुल तो ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शुक्रिया, बहुत खुशी हुई और हमारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात हैं जी आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। जान, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आप जैसे एनर्जेटिक लोग और आपके लिए जो है ना दुआ गो हैं कि आप अपने जो नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं आपको, उससे भी जो है ना इंसाफ कर सको इसी तरह। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।